हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास कहाँ से छोड़ा था? कंडक्शन, इंडक्शन, फ्रिक्शन। वो जो जोड़ना, तोड़ना, खींचना खत्म हो गया था, ठीक है ना? अभी कहाँ से स्टार्ट करेंगे? कूलम्स लॉ सीधा। चलो, जंप मारो सीधा। और कुछ नहीं है बीच में, ज्यादा सोचने की भी बात नहीं है। सीधा चलते हैं कूलम्स लॉ। तो भाई कूलम्स लॉ को अगर आप सीधा हमारी देसी भाषा में बोलोगे तो क्या बोलोगे? तो अगर आप जाते होगे स्कूल, कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी जहां भी जाते होगे तो टीचर्स आपको एक बात जरूर बोलते होंगे कि हमारे साथ इंटरेक्शन करो। ठीक है ना? क्लास में इंटरेक्टिव रहो, जैसे बोलते होंगे। हाँ, तो ये जो इंटरेक्शन होता है, इंटरेक्शन को स्पेशली क्या बोलते हैं कि एक दूसरे से बात करना। तो ये जो कूलम्स लॉ में क्या होने वाला है, चार्ज का इंटरेक्शन। ठीक है ना? बोलोगे अब चार्ज का इंटरेक्शन कैसे होता है? बात करते हैं चार्ज। चार्ज का तो मुंह नहीं होता है, उनको तो कोई लैंग्वेज नहीं आता है, वो कैसे बात करते हैं? वो भी बात करते हैं, कैसे बात करते हैं चलो देखते हैं। हाँ, कौन से चार्ज बात करते हैं ये सुन। पॉइंट चार्जेस बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्जेस। ठीक है ना? कूलम्स लॉ सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है, और कोई भी चार्ज यहाँ पर नहीं चलेगा सिवाय इसके। तो चलो देखते हैं एक्चुअली में होता क्या है। लेट, ये एक बॉडी है, ये दूसरा बॉडी है, इसके बीच में एक डिस्टेंस है क्या? आर। चलो मान लो ये ये Q1, ये Q2। ठीक है ना? अब ये जो फर्स्ट बॉडी है और ये जो सेकंड बॉडी है, इन दोनों के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है। ये जो Q2 किसके ऊपर अप्लाई कर रहा है फोर्स? Q1 के ऊपर। किस डायरेक्शन में? Q1 के डायरेक्शन में। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, F12 वेक्टर। और ये जो अप्लाई कर रहा है, ये किसके डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा है? Q2 के डायरेक्शन में। कौन अप्लाई कर रहा है? Q1 अप्लाई कर रहा है, मतलब इधर से इधर तक, इस इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा है। तो ये क्या अप्लाई करेगा? F21। ठीक है। तो ये जो फोर्स अप्लाई कर रहा है, जो फोर्स निकालने का कोई ना कोई तो तरीका होगा। मतलब देखो, जैसे कि ये Q1 Q2 के ऊपर फोर्स डाल रहा है, Q2 Q1 के ऊपर फोर्स डाल रहा है, तो इसके बीच में कॉमन चीज आ रहा है क्या? कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है? आर आ रहा है, मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों, ये Q1 का, जब हम Q1 का फोर्स ले रहे हैं तब भी इन्वॉल्व हो रहा है, जब Q2 का फोर्स ले रहे हैं तब भी इन्वॉल्व हो रहा है। तो इस आर में ही कुछ ऐसी है जिससे इसकी जो क्या फोर्स ऑफ फोर्स निकल सकता है। सही है ना? पहले इस आर को पकड़ो भाई, ये क्या चीज है? ये सिंपली एक डिस्टेंस, ये दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में। हाँ, ये पॉइंट चार्जेस है, सोर्स चार्ज नहीं सोचना इसको। सिर्फ और सिर्फ वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस। ठीक है ना? तो अब इसका अगर फोर्स हम निकालें, तो ये फोर्स जितना है, ये फोर्स उतना है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, F12 इज इक्वल टू F21। क्योंकि भाई अगर इस तरफ जितना फोर्स दे रहा है तो इस तरफ ये भी उतना ही फोर्स देगा, मतलब इसके अकॉर्डिंग उतना ही फोर्स देगा ना। Q2 Q1 के ऊपर जितना देगा अपने हिसाब से, मतलब उसका जितना पावर है, उसका जितना कूलम्ब है, उसके अंदर जितना चार्ज है, Q1 भी Q2 के ऊपर उसके हिसाब से देगा, Q1 का जितना चार्ज है, Q2 का जितना चार्ज है। ठीक है ना? तो ये जो फोर्स किस लाइन पर काम करता है, किस लाइन पर, ये जो ज्वाइनिंग लाइन है, किस, कहाँ पर जो ज्वाइनिंग लाइन है, जो Q1 Q2 के बीच में जो ज्वाइनिंग लाइन को हम क्या बोल रहे हैं? आर। पहले से बोल रहा हूँ, आर पे सब कुछ हो रहा है। जो आर जो ज्वाइनिंग लाइन है, इस ज्वाइनिंग लाइन के ऊपर ही फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो हम इसको एज यूजुअल ऐसे लिख सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। किसका? फोर्स का मैग्नीट्यूड, कि इन दोनों के अंदर कितना फोर्स है। चलो, तो ये जो F12 और F21, मतलब ये और ये वाला और ये वाला, इन दोनों का अगर आप देखोगे, इनका मैग्नीट्यूड निकालोगे, तो F21 का आपका क्या आएगा? Q2। सही कि नहीं? F और F12 का Q1 आएगा सिंपली। तो क्या इधर Q2 आया। तो अगर फोर्स, इन दोनों का चार्ज बढ़ता है,
मान लो मतलब Q1 का मान लो कोई 5 कूलम के आसपास चार्ज है, Q2 का मान लो 2 कूलम के आसपास चार्ज है। अगर इन दोनों का चार्ज बढ़ता है, मतलब 5 को 7 कर दिया, 2 को 4 कर दिया, बढ़ा दिया ना थोड़ा थोड़ा, 5 को 2 बढ़ा दिया, 2 को भी 2 बढ़ा दिया, उसको जो 7 और 4 कूलम हो गया नया चार्ज। तो इससे इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन में क्या इफेक्ट आता है? ये डायरेक्ट इफेक्ट करता है, याद रखना। डायरेक्ट इफेक्ट कैसे करता है? जैसे कि मतलब चार्ज बढ़ा, उसका मतलब फोर्स बढ़ेगा, जिसको आप डायरेक्टली बोल सकते हो, और जिसको आप बोल सकते हो क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ऐसे एक होता है ना सिंबल देके आप बोलते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2। Q1 एंड Q2 को हम सिंपली Q1 इंटू Q2 लिख सकते हैं। मतलब कूलम्स लॉ का पहला स्टेटमेंट क्या है? अगर इन एक दो चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं तो उन दोनों के प्रोडक्ट का वैल्यू इसके फोर्स के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये पहला पॉइंट है, याद रखो। अगर क्या, अगर दोनों के प्रोडक्ट, मान लो अभी जैसे लिया था क्या, 5 कूलम 2 कूलम, इंटू करने की जगह 10, यहाँ पर 7 4 28। तो ये जो 10 कूलम पे जितना फोर्स था, 28 कूलम पे जाते जाते ये फोर्स इंक्रीज होगा, क्योंकि ये 10 से 28 इंक्रीज हुआ है। अगर ये 10 से घट के 2 या 4 में आ जाता तो ये फोर्स भी डिक्रीज होके उसी के हिसाब से, उसी के बराबर में उसमें जितना रेशियो घटना था उस हिसाब से घट जाता। क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये इसके साथ बढ़ेगा या फिर उसके साथ घटेगा। मतलब ये टोटली डिपेंड करता है कि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आता है। सही है ना? और बारी है अब इसके बीच में जो आर है, ये आर के साथ इसका क्या कनेक्शन है? भाई आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कैसे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है? इसके स्क्वायर के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकाल रहे हो या फोर्स ऑफ रिपल्जन निकाल रहे हो, तो सिंपली 1/r² लिखना होगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब फोर्स बढ़ेगा, मतलब फोर्स इंक्रीज होगा तो आर घटेगा। देखो ये सिंपली लॉजिकल बात है। यहाँ पर दो बॉडी है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर। इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, तो r² में क्या आएगा? डिफरेंस आएगा। डिफरेंस कैसे आएगा? ये मान लो 4 से 3 को आ गया, मतलब ये घट रहा है, वो r² उधर बढ़ रहा है, आर नहीं बढ़ेगा, r² बढ़ रहा है। सही है ना? तो इसलिए हम क्या लिखते हैं? F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। जैसे यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस, जैसे कि प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस बढ़ते समय एफ भी बढ़ता था, लेकिन यहाँ पर r² जब घटता है तब एफ बढ़ता है, और जब एफ घटता है तब r² बढ़ता है। थोड़ा सा थोड़ा सा मतलब ये उल्टा है। किससे? प्रोडक्ट और डिस्टेंस है, मतलब आर का। तो आप इसको बोल सकते हो, हाँ, यहाँ पर जो फोर्स है ना, ये फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करता है? फोर्स टोटल मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना? फोर्स टोटली मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है? तो ये हो गया इसकी बात। ठीक है? इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे कहाँ पर? डिस्क्रिप्शन में PDF के फॉर्मेट में मिलेंगे। सही है? सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ तो हाँ, इसको अभी कंबाइन कर लेते हैं। किसको? ये जो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 और F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², इसको अगर हम कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा? इसको अगर हम कंबाइन करेंगे तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ऊपर क्या था? Q1 इंटू Q2, नीचे क्या था? 1, मतलब यहाँ पर इधर क्या था इनवर्स में? 1/r²। तो 1 इधर इंटू हो जाएगा तो नहीं लिखना, मतलब सही है, मत लिखो चलेगा। और नीचे कितना लिखना है? r²। तो ये है क्या? प्रोपोर्शनल स्टेटमेंट।
अगर इसको हम इज इक्वल टू में कन्वर्ट करेंगे या फिर इसकी वैल्यू निकालना चाहेंगे, फोर्स की वैल्यू निकालना चाहेंगे, तो हमें हमें एक कांस्टेंट ऐड करना होगा। कांस्टेंट को क्या बोलते हैं हम? के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये है कूलम्स लॉ का सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, सबसे बड़ा फॉर्मूला। मान लो पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक में कहीं ना कहीं आप जिस भी एग्जाम चले जाओ, नीट चले जाओ, जेई चले जाओ, एडवांस चले जाओ, ये फॉर्मूला हर जगह यूज होता है, हर जगह। आइजर के बीबीआई जो भी जितने भी एंट्रेंस एग्जाम में आप अपेयर हो रहे हो, मतलब आपको एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 आर स्क्वायर से गुजरना ही पड़ेगा। इससे आप बच नहीं सकते। ठीक है ना? तो हाँ, यहाँ पर देखते हैं के क्या चीज है। जैसे कि फोर्स डिपेंड करता है मीडियम के ऊपर। भाई क्यों डिपेंड करता है फोर्स मीडियम के ऊपर? सोचने वाली बात है। अबे ये तो दो पॉइंट चार्जेस रह गए, फिर फोर्स की क्या जरूरत है कि मीडियम के ऊपर डिपेंड करे? उनका प्रोडक्ट निकालो, फिर उसका रेडियस देख लो, फिर उससे के मल्टीप्लाई कर लो, फिर फोर्स निकाल दो। इसमें फोर्स कहाँ से मीडियम के ऊपर डिपेंड हुआ? नहीं होता है ना, फोर्स का कोई कनेक्शन नहीं आ रहा है ना, कहाँ पर कनेक्शन आ रहा है ये समझो। यहाँ पर फोर्स का मीडियम के साथ इतना ज्यादा कनेक्शन नहीं है डायरेक्टली। फोर्स क्यों मीडियम के ऊपर डिपेंड कर रहा है? क्योंकि के डिपेंड करता है मीडियम के ऊपर। ये जो के जो कांस्टेंट है, ये जो के कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट मतलब ये इसका ये मतलब नहीं है कि इसका हर मीडियम में वैल्यू सेम है। ये मीडियम वाइज इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। 11th में जब वेक्टर पढ़े होगे आप, तो आपको मतलब आपको एक कॉन्सेप्ट याद होगा कि कांस्टेंट का नहीं निकलता है क्या, डायमेंशन नहीं निकलता है। यहाँ पर इस कांस्टेंट का डायमेंशन निकलेगा। ये जेईई मेन में क्वेश्चन भी आया था, ठीक है ना? कि परमिटिविटी, आगे बढ़ेंगे, जो ई नोट होता है उसका, तो अब निकालो डायमेंशन निकालो। क्यों भाई? डायमेंशन कैसे निकाल सकते हैं? क्योंकि ये तो कांस्टेंट है ये ना। तो डायमेंशन कैसे निकाल सकते हैं? भाई ये कांस्टेंट है, लेकिन फिर भी ये वेरी करता है मीडियम टू मीडियम। अगर ये वैक्यूम में है तो इसका एक वैल्यू है, एयर में है तो इसका एक वैल्यू है। हालांकि वैक्यूम और एयर का वैल्यू पूरा आसपास है, मतलब कुछ ज्यादा, मतलब इतने दूर नहीं है, आसपास ही है, फिर भी। और हाँ, अगर आप ऑयल में जाके कूलम्स लॉ निकाल रहे हो, मिल्क पर जाके कूलम्स लॉ निकाल रहे हो, मिट्टी पे जाके कूलम्स लॉ, मतलब जो जिस फील्ड में या फिर जिस एटमॉस्फेयर पे ये जो के को हम कंसीडर कर रहे हैं, उसके हिसाब से इसका वैल्यू निकलता है। किसका? के का। इसलिए के कांस्टेंट है, लेकिन फिर भी इसका वैल्यू वेरी करता है। इधर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में इसका एप्लीकेशन के लिए हम इसका वैल्यू लेंगे क्या? 9 × 10⁹ ठीक है ना? ये इसका वैल्यू रहेगा यहाँ पर न्यूमेरिकल्स करने के लिए। ठीक है? तो हाँ, यहाँ पर ये जो ये पढ़े ना, इसको और एक नाम भी है, शायद कोई बताता नहीं होगा, हम बता देंगे। क्या? ये जो फोर्स इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू 1/r², इसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है ना? इसको ये बोलते हैं। चलो अगर मैं एक ग्राफ दिखाऊं आपको इसी का, किसका? 1/r²। एक ग्राफ शायद ही ऐसे बनेगा। इधर है मान लो एफ और फोर्स रिप्रेजेंटिंग फोर्स, और इधर मान लो आर। आर क्या है? डिस्टेंस सिंपली। अगर आर को मैं यहाँ पर क्या करता हूँ? डबल करता हूँ, ये याद रखो। अगर आर को मैं डबल करता हूँ तो एफ क्या होगा? इसका 1/4 हो जाएगा। किसका? आर का 1/4 हो जाएगा। सॉरी, आर का 1/4 नहीं। आर को अगर मैं डबल करता हूँ तो मतलब देखो, पहले अगर आर है क्या? आर है मान लो 8, ठीक है ना? तो आर को मैंने डबल करके कर दिया 16, इंटू 2 कर दिया, डबल कर दिया। तो ये जो पहले से जो फोर्स था, ये फोर्स कितना हो जाएगा? अपने आप का 1/4 हो जाएगा। मतलब मान लो कि अगर 8, जब हाँ, एक सिचुएशन लेते हैं कि जब एक पॉइंट पर ये जो डिस्टेंस भी 8 है और फोर्स भी 8 कूलम है, ठीक है ना? नहीं, 8 न्यूटन।
तो अगर ये डबल हो गया तो ये 8 घट के 1/4 होके क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब वो वहां पर डबल हो रहा है, ये यहाँ पर 1/4 हो रहा है। सही है ना? अगर आर को हम हाफ कर रहे हैं तो चलो डबल कर दिया, अभी आधा करके देखते हैं। तो सिंपली फोर्स 4 गुना बढ़ जाएगा। समझ रहे हो ना? उसको डबल कर दिया, ये 4 गुना घट गया। इसको अभी आधा कर देंगे, ये 4 गुना बढ़ जाएगा। तो ये है रिलेशन रिलेशन। ठीक है ना? चलो अभी कहाँ चलते हैं? वेक्टर्स फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। बोर्ड का बड़ा मतलब फेवरेट टॉपिक है, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। ये डेरिवेशन कभी कभी आ भी जाता है एग्जाम में, तो इसको थोड़ा ध्यान दो। तो यहाँ पर लिख रहे हैं हम क्या, Q1, यहाँ पर Q2, इसके बीच में खींचेंगे लंबी सी लाइन, इसके ऊपर, हाँ, इसके ऊपर क्या लिखेंगे, चलो 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 चलो, इधर इसका वैल्यू कितना है, आर मोड। वेक्टर फॉर्म निकल रहे हैं ना, जैसे कि वहां पर क्या था, क्या यहाँ पर F12 मतलब क्या, द फोर्स अपन हुआ Q1 ड्यू टू Q2, फोर्स अपन Q1 ड्यू टू Q2 इज कॉल्ड F12 वेक्टर। इधर ऐसे कैसा होगा, F21 फोर्स अपन Q2 ड्यू टू 1। ठीक है, तो यहाँ पर आया क्या था, आर। अभी अगर हम यहाँ पर इसका वैल्यू निकाल रहे हैं, किसका वैल्यू, आर का, मतलब वेक्टर फॉर्म में, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, R2 माइनस R1 वेक्टर। किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में लिखना है तो R1 माइनस R2 सिंपली, यानी ये लिखेंगे। तो फिर इन दोनों को अगर हम कंबाइनली लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे? अच्छा, हाँ, आपको एक यूनिट वेक्टर पता होगा ना, वेक्टर में पढ़े होगे यूनिट वेक्टर, तो यहाँ पर उसकी थोड़ी क्या हम यूज करने वाले हैं। जैसे कि मान लो F12 ले लिया, किसका, ये पहला इसका। F12 अगर हम ले रहे हैं तो हमें क्या करना है, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है कि नहीं? हाँ, एक बात बताना शायद भूल गया, ये जो k का वैल्यू को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, k का वैल्यू, ये k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका वैल्यू है 9 × 10⁻, ये आपको याद है। ठीक है ना? समझे? यहाँ पर k का वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वो कैसे हुआ बाद में कुछ सोचेंगे, लेकिन आपको क्या याद रखना है, 9 × 10⁹, ये जरूर याद रखना। ठीक है ना? चलो चलते हैं कहाँ पर, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब फ्लो, हाँ। तो F12 यहाँ पर क्या, K1 KQ1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट वेक्टर, किसका यूनिट वेक्टर, R1 माइनस R2, इन दोनों का क्या करेंगे हम, यूनिट वेक्टर। अगर हम इसका यूनिट वेक्टर, मतलब देखो यार, यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है, मतलब ए का यूनिट वेक्टर ले लो, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए मोड, ये होता है यूनिट वेक्टर। तो अच्छा, तो यहाँ पर अगर हम आर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आर का यूनिट वेक्टर क्या होता है, R1 माइनस R2 वेक्टर, ये होता है यूनिट वेक्टर यहाँ पर, यहाँ के लिए, इस सिनेरियो के लिए। ठीक है ना? तो जो यूनिट वेक्टर को अगर हम क्या कन्वर्ट करेंगे नॉर्मल इक्वेशन में, F12 क्या लिखेंगे, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, आर मोड, सॉरी, आर मोड का स्क्वायर, यहाँ पर भी क्या, यहाँ पर आर मोड का स्क्वायर, इनटू ये जो यूनिट वेक्टर को हमें ओपन करना है, R1 माइनस R2 डिवाइडेड बाय R1 माइनस R2 का मॉड। ठीक है ना? अब ये क्या हो जाएगा, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R1 माइनस R2 का
पर क्यू हो जाएगा। क्यों? अगर हम इसको खोलेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा, इसका स्क्वायर आएगा, समझ रहे हो ना? अगर इसका स्क्वायर आएगा तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? देख लो इधर, और एक लाइन मतलब सिंप्लीफाई करके दिखाता हूँ इसको। F12 लिख दिया, के Q1 Q2, भाई आर मोड का स्क्वायर था ना, आर मोड का वैल्यू कितना है? R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, यहाँ पर स्क्वायर था इसलिए इसको और एक बार इंटू करेंगे, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ये हो गया ना। फिर उसका यूनिट वेक्टर निकालना था, जो क्या, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर डिवाइडेड बाय R1 माइनस R2 का मोड, ठीक है ना? तो यहाँ पर ये तीन आ गया ना, ये तीनों को मिलाएंगे तो R1 माइनस R2 का क्यू निकल के आता है, ऊपर के Q1 Q2, सिंपल, बात खत्म। वैसे अगर आप दूसरे के लिए लिखने जाओगे, किसके लिए? F(21) के लिए, यहाँ पर बस चेंज कर दो, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का होल क्यू, माइनस इधर कितना आना था, R1 वेक्टर माइनस R2, ओ सॉरी, R2 माइनस R1, यहाँ पर उल्टा कर रहे हैं ना, F21 के लिए R2 माइनस R1 का निकालना है। वेक्टर सिंबल दे दो, ये हो गया, सही है ना? ये देख, ये दोनों आपका वेक्टर फॉर्म होंगे। मुझे मालूम है यहाँ पर मैंने शायद कहीं पर गलती की है, क्योंकि मुझको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है कि मैंने सही पढ़ा है। आप वीडियो देख रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, सीधा जाओ कमेंट में लिखो कि नहीं समझ में आया, आप समझाओ, आपको समझाना भी पड़ेगा। मैं फिर से और एक वीडियो बना दूंगा बेटा, कोई मतलब टेंशन की बात नहीं है, सही है ना? जब तक आप मुझे नहीं बताओ कि भाई हमें ये समझ नहीं आ रहा है, तो मुझे कैसे पता चलेगा? मैं थोड़ी ना भगवान हूँ। तो मुझे पता चलने के लिए आपको तो बताना ही पड़ेगा, ठीक है ना? तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे बताओ। हाँ, 9 हो गया था। अब आपको थोड़े से क्वेश्चन करने होंगे, किसके ऊपर? कूलम्स लॉ के ऊपर। वेक्टर फॉर्म में कोई एप्लीकेशन नहीं है, कूलम्स लॉ के ऊपर हमें क्वेश्चन करने हैं, ठीक है ना? देखते हैं भाई क्या क्वेश्चन पूछा है। फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ टू ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर टू इलेक्ट्रॉन्स प्लेस्ड एट सेम डिस्टेंस अपार्ट यार। पहले क्वेश्चन को समझो क्या पूछा है, पहले क्वेश्चन को समझना है कि क्या पूछा है। फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब आपके दिमाग में जो रेशियो वाला कॉन्सेप्ट आता है ना, एक्स बाई वाई, पहले ये सेट कर लो कि एक्स पे जगह पर क्या रहने वाला है, वाई की जगह पर क्या रहने वाला है। एक्स की जगह पर रहने वाला है इलेक्ट्रिक फोर्स, वाई की जगह पर रहने वाला है ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स टू इलेक्ट्रिक फोर्स होता तो ये सीक्वेंस चेंज हो जाता, एक्स की जगह पे ग्रेविटेशनल फोर्स चला जाता, वाई की जगह पे इलेक्ट्रिक फोर्स चला आता। लेकिन इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो पहले इलेक्ट्रिक फोर्स, उसके नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है? Q1 Q2 by r²। ग्रेविटेशनल फोर्स फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, 11th में ग्रेविटेशन के चैप्टर में, Gm1m2 by r²। यहाँ पर K का वैल्यू है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम स्क्वायर। उधर G का वैल्यू है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर, ठीक है? हो गया। ये दोनों क्या थे? बेसिक रिक्वायरमेंट्स। अच्छा, ये हम लिख देते हैं, ठीक है? हाँ, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का तो आपको ये पता नहीं होगा। जी का वैल्यू 6 × 6 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है ना? क्या का यूनिट कितना है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है ना? यहाँ पर जैसे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर क्यों है? क्योंकि ग्रेविटेशन में मास होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स में चार्ज होता है। चार्ज के लिए कूलम, ये जो ये वाला पार्ट, कौन सा वाला? ये वाला पार्ट। यहाँ पर केजी है, वहां पर कूलम है,
क्योंकि ग्रेविटेशन में मास होता है इसलिए केजी है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज होता है इसलिए कूलम से। तो चलो रेशियो निकलने के लिए पहले क्या करना है, चलो पहले लिख लेते हैं दोनों को, ठीक है ना, क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, हम क्या लिखेंगे, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, सही है कि नहीं। ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए क्या लिखेंगे, Gm1 m2 बाई आर स्क्वायर। अब जब भी हम इसको ऐसे लिखेंगे, एफ ऑफ पी डिवाइडेड बाई एफ ऑफ जी, क्यों रेशियो निकल रहे हैं ना, किससे किसका रेशियो निकल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो निकल रहे हैं। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, इजी है, डिवाइडेड बाय जी M1 M2 बाय आर स्क्वायर। जैसे यहाँ पर Q1 Q2 चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वैसे M1 M2 मास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जो आर स्क्वायर क्या है, यहाँ पर कॉमन है तो इसको उड़ा देते हैं, ये खत्म, ठीक है ना। तो क्या है, रह जाएगा के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय जी M1 M2। बोलो सही है कि नहीं, सही है। चलो आगे अब, तो हमें सिंपल क्या करना है, एफ ऑफ वी डिवाइडेड बाय एफ ऑफ जी, इसका सिंपली वैल्यू पुट कर दो। के का वैल्यू कितना बताया था, हाँ के का वैल्यू कितना बताया था, 9 इंटू 10 to the power 9 इंटू Q1 and Q2। पहले और एक बार क्वेश्चन पे आंख डालोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि फॉर टू इलेक्ट्रॉन्स, दोनों इलेक्ट्रॉन बोल दिया है, यहाँ पर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख दिया है, किसके लिए, Q1 Q2 पे अप्लाई करने के लिए। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन बोला है तो दोनों का चार्ज सेम होगा, तो हम Q1 Q2 ना लिख के क्यू, तो हमें यह पता चल चुका है कि Q1 इज इक्वल टू Q2 है, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन ही है, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही है, तो इसलिए इन दोनों का चार्ज सेम है। तो सिंपली इसका क्या होगा, स्क्वायर होगा। वैसे ही नीचे जाके जब मास के बारे में हम पढ़ रहे होंगे, Gm1 M2, उस वहां पर जब मास के जगह पर हम अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रॉन का मास क्वेश्चन में दिया गया है, कितना दिया गया है, 9 × 10⁻³ तो इसका भी क्या करना है, सिंपल स्क्वायर करना है, क्योंकि यहाँ पर M1 M2 है, और M1 = M2 है, क्योंकि दो ही इलेक्ट्रॉन दिया है। चलो कैलकुलेशन की फेज पर कर लेते हैं कैलकुलेशन, दूसरे क्वेश्चन बढ़ते हो, इधर दे रही 1 × 6 1.6 × 10⁻19 का कितना स्क्वायर, क्योंकि Q1 = Q2 है, तो क्यू स्क्वायर ही लिखना चलेगा, और डिवाइडेड बाय इसका जी का वैल्यू कितना था, 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू रुको 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 1 मिनट, ये प्लस में होगा शायद, ठीक है ना, आई थिंक प्लस में, ग्रेविटेशन का कांस्टेंट। यहाँ पर कितना, 9.1 इंटू 10⁻31 का स्क्वायर। भैया मेरे पास कैलकुलेटर है, आपको अपने से करना है। देखो यहाँ पर सारे वैल्यू पुट कर दिए, किए कि नहीं, सारे वैल्यू पुट किए कि नहीं। सिंपली आपको बैठ के एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करना है, ये आपको 7वीं कक्षा तक अच्छे से आ रही होगी, मुझे जितना मालूम है, जो 7th क्लास तक आपने तो ये चारों चीज अच्छे से कर लिया होगा। तो मुझे लगता है कि इसके आगे आप कर पाओगे। फिर भी मैं आंसर यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर 10⁻42 करके ऐसा कुछ आएगा, फ्रैक्शन आएगा यहाँ पर, कुछ समथिंग फ्रैक्शन इंटू 10⁻42 करके ऐसा कुछ आएगा। मेरी आपसे एक विनम्र अनुरोध है कि आप ये कैलकुलेशन खुद कीजिए, सही है ना। कैलकुलेशन करोगे तो खुद का क्वालिटी बढ़ेगा। जब आप, अरे देखो कैलकुलेशन करने का मतलब क्या फायदा होगा, बताते हैं। आप अगर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जा रहे हो, ठीक है ना, ये नीट मान लो, जे मेंस मान लो, जे एडवांस भी मान लो, मेंस क्वालिफाई करोगे तो फिर जे एडवांस में जाओगे। अगर जा रहे हो ना आप, तो वहां पर ना आपको हेवी हेवी कैलकुलेशंस मिलने वाले हैं, मतलब ऐसे नहीं कि छोटे मोटे, हेवी मतलब बड़े बड़े वाले।
तो वो जो बड़े-बड़े कैलकुलेशंस होते हैं, उनके लिए आपके पास लिमिटेड टाइम होता है। ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड टाइम है। आप बैठोगे, प्लस करना है, प्लस किया, माइनस करना है, माइनस किया। उतने में कोई और चला जाएगा। आपका कैलकुलेशन करके आपका कैलकुलेशन वैसे ही वैसा का रह जाएगा और उधर कोई आपका सीट लेके गवर्नमेंट कॉलेज का जा रहा है। आप वैसे ही देखते रह जाओगे कि भाई क्या हो गया? मैं तो रह गया। मुझे तो ये क्वेश्चन आता था। मैं कैलकुलेशन नहीं कर पाया टाइम पे। तो इसलिए क्या होता है कैलकुलेशन करना सीखो, इन द टाइम करना सीखो। वहां पर 1 ही मिनट मिलता है एक क्वेश्चन के लिए। कोई नहीं देगा आपको 10 मिनट या 11 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, कोई नहीं देगा, ठीक है ना? तो अपने हिसाब से कैलकुलेशन मत करो, टाइम के अंदर खत्म करने की सोचो। अभी पहले पहले नहीं होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो तो हर दिन 20-23 क्वेश्चन करो, हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? A charge of Q is divided into two parts such that when these two parts kept at same separation, the electric force between them is maximum and the charge on each part. तो क्वेश्चन ने क्या बोला? एक चार्ज है Q, ऐसा। ये क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा दोनों पार्ट। ओके, इसको ऐसा डिवाइड करो कि इन दोनों जो पार्ट बनेगा ना, मतलब ये जो टूट के जो दो पार्ट बनेगा, इसके अंदर जो फोर्स होगा, मतलब ये मेरे दो हाथ मान लो दो पार्ट्स हैं, इधर इस छोटे से गोले में थोड़ा देखो। ये मान लो मेरा हाथ दो पार्ट है और इसके अंदर ये जो पेन रखा है मैंने, जो पेन, ये उसके बीच का डिस्टेंस है। क्वेश्चन ने बोला कि एक पार्ट था, उसको ऐसे डिवाइड करो कि उसके बीच में ये जो डिस्टेंस जितना आएगा, ये मैक्सिमम होना चाहिए। आपका ये जो डिस्टेंस ये मैक्सिमम होना चाहिए। तो पहले क्या करेंगे? दो पॉइंट चार्ज लाएंगे, सही है कि नहीं? ये एक, ये दो, यहाँ पर एक्स, यहाँ पर क्या? क्या लेंगे? Q-X, क्योंकि ये टोटल क्या था? Q था ना। एक ही चार्ज, ये चार्ज है Q सेपरेटेड, यहाँ पर सेपरेट हो गया। इसके बीच में एक डिस्टेंस है R का। ये डिस्टेंस क्या है? ये फिक्स्ड डिस्टेंस है, ठीक है ना? तो अभी सिंपली हम अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जाएंगे। क्या? F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अगर हम के Q1 Q2 की जगह उनके वैल्यू लिखेंगे तो के Q1 के वैल्यू है x, Q2 के वैल्यू है Q माइनस एक्स डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसा मतलब कैसे? सिंपल मल्टीप्लीकेशन कर दो। के क्यू एक्स माइनस के एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर लिख दो। ठीक है ना? लिख दिया। हमको क्या चाहिए? एफ मैक्सिमम, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ये जो एफ चीज है ना, ये क्या है? यहाँ कॉन्स्टेंट चीज है, मतलब इसका कुछ वैल्यू निकल के आना वाला है। तो अगर हम डी एफ बाई डी एक्स करते हैं तो इसका वैल्यू कितना आएगा? 0 आएगा, है कि नहीं? चलो, अब इसके जगह में क्या डालेंगे? के क्यू बाय आर स्क्वायर माइनस 2 के एक्स बाय आर स्क्वायर। अब पूछोगे ये कहाँ से आ गया? कहाँ? कौन? के क्यू बाय आर स्क्वायर। के क्यू बाय आर स्क्वायर को हमने पकड़ा यहाँ से। कहाँ से? मैं यहाँ से इसको निकला। हमने कहाँ से पकड़ा? मैं सिंपली यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर क्या लिखा? डी एफ बाई डी एक्स क्या है ना, इज इक्वल टू 0। तो इसके अकॉर्डिंग मुझे
ये जो स्टेटमेंट है इसका भी dy बाई dx करना पड़ेगा ना। अगर इसका dy बाई dx करूं तो k क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर, मतलब इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो एक मिनट रुको, दिखाता हूँ डिटेल में कैसे होता है। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और इस टोटल का हम क्या कर रहे हैं, टी बाई टी एक्स। तो पहले इसका करेंगे फिर इसका करेंगे, ठीक है ना। पहले इसका किया, किसका, अभी किसका, इसका किया तो इतना आया, अब इसका किया तो इतना आया। क्या, डेरिवेटिव नहीं मालूम है कौन से फॉर्मूला से किया तो जाके बेसिक मैथ का वीडियो देख लो, ठीक है। अगर इसको माइनस करूंगा तो हमारा आंसर कितना आने वाला है, 0 आने वाला है। सिंपली हमें हमारा इक्वेशन मिल गया है, तो अब हमें इसको सॉल्व करके इसका आंसर निकलना है। यहाँ पर आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर है तो इसको मिला के क्यू माइनस 2kx इज इक्वल टू 0। क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्यू को ले आओ इस तरफ और के फिर इसके नीचे आ जाएगा, मतलब क्या, 2kx डिवाइडेड बाय 2kx डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा के, फिर यहाँ पर के खत्म, रह गया कितना, 2x रह गया, ठीक है ना। इसको ले गए उस तरफ, मतलब क्या, इसको उस तरफ ले गए, इसको इस तरफ लाके उसके बाद मतलब डिवाइड कर दिया। समझ में आ रहा होगा सब, नहीं आ रहा है तो और एक बार लिख देता हूँ कैसे आएगा। मतलब हमने ऐसा किया कि q को इस तरफ रख दिया, जो ये पर ये माइनस था ये उस तरफ जाएगा तो 2kx प्लस हो जाएगा, और ये जो k इधर लिखा था ये इस तरफ जाके डिवाइड हो गया, तो यहाँ पर k कट गया, ये जो 2x आ गया कहाँ पर, यहाँ पर आ गया 2x। तो अगर q इज इक्वल टू 2x आ गया तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, q/2 आ गया। अगर x इज इक्वल टू q/2 है तो जो वो दूसरा वाला था क्या, q माइनस एक्स यहाँ पर कर लो, q माइनस q/2 इज इक्वल q/2। ये आप एक स्टेटमेंट की तरफ भी याद रख सकते हो। क्यों रखना है याद, ये आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि अगर दोनों चार्ज, एक चार्ज को तोड़ के हम दो चार्ज बना रहे हैं और उसको आधा आधा तोड़ा गया है, मतलब मान लो 4 कूलम का एक चार्ज है उसको हमने तोड़ के दो दो कूलम बना दिए, 8 कूलम का एक चार्ज है उसको हम तोड़ के चार चार कूलम बना दिए, 6 कूलम का चार्ज है उसको हम तोड़ के तीन तीन कूलम बना दिए, तो इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहने वाला है दैट्स द मैक्सिमम, राइट, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का हो गया। अब चलते हैं लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ में क्या क्या लिमिटेशन है, पहला लिमिटेशन, नॉट वैलिड फॉर एक्सटेंडेड चार्जेस, नॉट वैलिड फॉर एक्सटेंडेड चार्जेस। क्यों नहीं वैलिड, अब बोलोगे एक्सटेंडेड चार्ज क्या है, आगे जब एक्सटेंडेड चार्ज आएगा उसके बारे में पढ़ेंगे, फिलहाल सुन लो, ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस, ठीक है ना, ठीक है। और दूसरा, ये जो बोथ चार्ज अगर हम किसी का कूलम स्लो निकाल रहे हैं कहाँ पर, तो वो चार्ज, दोनों ही चार्ज मतलब क्या, बोथ चार्ज मस्ट बी एट रेस्ट, नहीं तो हम नहीं निकाल सकते कूलम स्लो के बीच में। अगर दोनों चार्ज मोशन में है तो नहीं निकलेंगे। हाँ, अगर एक चार्ज मोशन में है और एक रेस्ट में है तो निकल सकता है, ठीक है ना। ये था इसका क्या, लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ कहाँ कहाँ पर,
वेरी करता है, कहाँ कहाँ पर वेरी नहीं करता है। सही है। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कूलम्स का मैं अभी तो किया, और कितने क्वेश्चंस करेंगे और भाई थोड़ा थोड़ा कैलकुलेट Coulomb's force between two alpha particles separated by a distance of 3.2 into 10 to the power minus 15 nanometer। चलो पहले देख लो, यहाँ पर क्या लिखा है, अल्फा पार्टिकल्स। पहले तो ये सुन लो कि अल्फा पार्टिकल्स होती क्या है। अल्फा पार्टिकल का मतलब है कि ऐसा न्यूक्लियस जिसके अंदर डबल प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन नहीं है। द बेस्ट एग्जांपल आप हीलियम को ले सकते हो। हीलियम एक अल्फा पार्टिकल है। जब हीलियम के अंदर से हम उसका दो इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, तो वो जो सिर्फ न्यूक्लियस बच जाता है उसको हम अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। सही है। तो कैलकुलेट द कूलम्ब फोर्स बिटवीन टू अल्फा पार्टिकल्स, मतलब दो हीलियम के पार्टिकल्स। तो पहले तो ये देखते हैं कि हीलियम के एक पार्टिकल का चार्ज कितना होता है, मतलब क्यू कितना होता है, क्यू बार क्यू का सेम ही होता है एज यूजुअल इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर 9 माइनस 19 कूलम्ब। इसके लिए भी सेम उतना ही है। अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे, क्यों, क्योंकि दोनों ही अल्फाबेटिकल्स हैं। और हमें तो वैसे ही किया है क्यू वन क्यू टू, क्या है क्यू वन क्यू टू, ठीक है चलो आपको सीधा फॉर्मूला में लेके चलते हैं। हाँ, आर यहाँ पर लिख देते हैं, आर कितना है 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15। चलो कूलम्स लॉ के फॉर्मूला में फोर्स इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर। के का वैल्यू कितना है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू क्यू वन का वैल्यू और क्यू टू का वैल्यू एज यूजुअल सेम है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। अच्छा रुको रुको, यहाँ पर ये नहीं लिखना है, क्योंकि ये सिर्फ आपका क्या है, एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन का वैल्यू है। तो यहाँ पर क्या है, ये एक का वैल्यू है, लेकिन हमें तो दो चाहिए ना। क्यों दो चाहिए, क्योंकि हीलियम है, डबल प्लस हीलियम सॉरी अल्फाबेटिकल है। तो यहाँ पर सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ पर टू मल्टीप्लाई करना है, तो फिर आ जाएगा एक्चुअल में जो Q1 है वो Q2 है। टू मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर तो होगा 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये भी सेम 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो हमें अभी क्या करना है, इनके स्क्वायर्स करना है, मतलब Q1 Q2 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम इंटू 3.2 इंटू 10 टू द पावर। इसको आप स्क्वायर भी लिख सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर समझ में आया ना, Q2 इंटू किया क्योंकि यहाँ पर डबल प्लस है, दो प्रोटॉन्स है, और डिवाइडेड बाय कितना है 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15। ये हमने इसलिए रख दिया क्योंकि यहाँ पर काटने में जोड़ने में थोड़ा अच्छा होगा। तो अगर आप इसको काटते हो जोड़ते हो कैलकुलेशन कर भी लोग लेते हो, तो आपका कुछ आंसर निकल के आने वाला है। कैलकुलेटर मैंने यूज किया है, आपको खुद से करना है। इसका आंसर मेरा निकले 90 न्यूटन। अगर आपकी कैलकुलेशन सही है तो फोर्स इक्वल टू 90 न्यूटन आपका निकलेगा। आपको मैं यहाँ तक दे दिया, ये कैलकुलेशन आपको खुद से करनी है। सही है ना, तो कर लो। अगले क्वेश्चन, चलो भाई। भाई फिर चला गया, चलो से कहाँ चला गया। The electrostatic force of repulsion between two positively charged ions carrying equal charges is 3.7 into 10 to the power minus 9 Newton when they are separated by a distance of 5 Armstrong। ठीक है ना।
पहले तो 5 आर्मस्ट्रॉन्ग का फंडा क्लियर कर लो। आपको जब भी कैलकुलेशन करना है तो एसआई यूनिट्स में कैलकुलेशन करना है, तो पहले जितना भी डिस्टेंस दिया जाएगा आपको, आपको सबको एसआई यूनिट्स में कन्वर्ट करना होगा। तो अगर आप 5 आर्मस्ट्रॉन्ग का एसआई यूनिट्स में कन्वर्ट कर रहे हो, यानी मीटर में कन्वर्ट कर रहे हो, तो 10 to the power -10 इंटू कर दो। ठीक है, 5 × 10 to the power -10 इंटू कर दोगे तो 5 आर्मस्ट्रॉन्ग का वैल्यू निकल के आएगा 5 × 10 to the power -10 मीटर। सही है? ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन कैरिंग इक्वल चार्जेस, मतलब दोनों पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी हैं, इनका चार्ज भी दे दिया गया है, इनके बीच में डिस्टेंस भी दे दिया गया है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग फ्रॉम ईच आयन, मतलब यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट को जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया है? पहले आपको यहाँ पर क्या दे दिया, जो आपको फोर्स निकालने के लिए था, ठीक है ना, ये सब दे दिया। क्या? जो आपके फोर्स निकालने के लिए था। अब इसके बाद हमें क्या कहाँ पर जाना है, ये थोड़े इंटरेस्ट लेवल बेस्ड क्वेश्चन है। फोर्स निकालने के बाद हम हमारे एक मतलब एक कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में Q इज इक्वल टू एनी, वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई होने वाला। वो कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई होने वाला है, क्योंकि हमें निकालना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कितने क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स मिस्ड आउट हैं इस आयन से, दोनों आयन से, हर एक आयन से कितने इलेक्ट्रॉन्स चले गए। इसके लिए हमें सिंपली क्या करना है, पहले इसका फोर्स निकालना है, फिर Q का वैल्यू फाइंड आउट करना है, फिर इलेक्ट्रॉन का वैल्यू हमारे पास है, तो हमें उसके बाद क्या करना होगा, Q इज इक्वल टू एन, हमें चाहिए एन, एन इज इक्वल टू Q/E, ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना। मुंह में बोल दिया, आपको लग रहा होगा ये कौन क्या बोल रहा है भाई, करते जाएंगे इसी होते जाएगा, ठीक है ना, चलो करते हैं। फोर्स निकालना है, फोर्स फोर्स फोर्स, फोर्स दे भी दिया है, 3.7 इंटू 10 to the power -9 दे दिया है फोर्स। हमें क्या, अच्छा हमें चार्ज निकालना था, ठीक है ना, Q1 Q2 निकालना था। अच्छा Q1 Q2 तो सेम ही है, मतलब Q निकाल दो कि जितना भी निकलेगा वो इतना सेम ही है, मतलब यहाँ से जितना हमारा Q1 Q2 निकलेगा या फिर Q² जितना निकलेगा, उस Q² को हम अगर रूट ओवर करेंगे तो हम Q का वैल्यू मिल जाएगा। डिस्टेंस दे रखा है R, R कितना दे रखा है इधर, R दे रखा है 5 5 आर्मस्ट्रॉन्ग। इसको क्या क्या करना है, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है, 5 × 10 to the power -10 मीटर, ये होने वाला है। इसके बाद चलो, टू पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कैरिंग इक्वल चार्जेस, मतलब Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू, हम दोनों को Q ही लिख सकते हैं। तो एज यूजुअल हमारा फोर्स का फॉर्मूला के Q1 Q2/r², इसको हम लिख सकते हैं क्या, के Q²/r²। हमें चाहिए क्या, Q², मतलब इधर आएगा FR² डिवाइडेड बाय के। सही है, चलो इसके जगह वैल्यू पुट कर दो, 3.7 इंटू 10 to the power -19 इंटू 25 इंटू 10 to the power -20। ये किसका वैल्यू है, ये इसका स्क्वायर है, 5 इंटू 10 to the power -10 का स्क्वायर करेंगे तो 25 इंटू 10 to the power -20 आएगा, डिवाइडेड बाय क्या क्या वैल्यू कितना है, 9 इंटू 10 to the power 9। ठीक है, सही है। इसको आपको खुद से कैलकुलेट करना होगा, कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 10.28 इंटू 10 to the power -38, इतना आएगा किसका वैल्यू, Q² का वैल्यू। अगर आप Q² का आ रहा है, मतलब Q का रूट ओवर अगर कर रहे हो आप, तो ये आएगा 3.2 इंटू 10 to the power -19। ये किसका वैल्यू है, Q का वैल्यू। अभी हमें Q का वैल्यू निकल चुका है। यहाँ पर सिर्फ आपको क्या कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए हो ना, तो यहाँ पर सिर्फ आपको कैलकुलेशन लेंगे होंगे, करना पड़ेगा भाई, 12th में करना पड़ता है, ठीक है ना। यहाँ पर Q हमारा निकल गया,
चलो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिसिंग, क्यू इज इक्वल टू एन ही हमें मालूम था, तो यहाँ पर हमें एन निकालना है, तो क्यू बाई ई, क्यू कितना है 3.2 इंटू 10 to the power -19, ई कितना है 1.6 इंटू 10 to the power -19। ये काट दो, ये काट दो, ये क्या होगा 2 हो जाएगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स। खत्म हो गया क्वेश्चन। चलो और एक बार ओवरव्यू मान लेते हैं क्या क्या हुआ। पहले हमें फोर्स दिया गया था, डिस्टेंस दिया गया था, हमें क्या निकालना था, हाँ और क्या दिया गया था, और ये बोला गया था कि जो दो चार्जेस है वो दो चार्जेस सेम टू सेम है, मतलब इन दो चार्जेस को हम एक ही चार्ज ले सकते हैं। तो, तो फिर क्या हो गया, फोर्स को, फोर्स दिया था हमें, तो हमें क्या निकालना था, सिंपली क्यू स्क्वायर निकालना था, क्योंकि हमें क्यू वन और क्यू टू इज इक्वल टू दे दिया गया था, क्यू वन इज इक्वल टू क्यू टू, तो हम इसको क्यू भी लिख सकते थे, तो इसलिए क्यू स्क्वायर यहाँ पर लिखा। और इसके बाद हमें क्या निकालना था, क्यू स्क्वायर निकालना था, क्यू स्क्वायर निकालने के लिए हमें क्या, इन तीनों वैल्यू को असेंबल करना था, किस फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में, क्योंकि हमें क्यू स्क्वायर चाहिए था, इसलिए हमने ये जो आर स्क्वायर और के को उस तरफ ले लिया, किस तरफ, फोर्स की तरफ, और फिर फोर्स इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई के, जैसे कि हमारे होता है इक्वेशंस में, 7th क्लास की ये पढ़े हो गए आप कैसे इसको उस तरफ उसको इस तरफ करते हैं, ठीक है ना। और फिर हमने उसका वैल्यू पुट कर दिया कि इसका एफ का वैल्यू एफ की जगह में पुट किया, आर का वैल्यू आर की जगह में पुट करके उसका स्क्वायर किया, के का वैल्यू के की जगह में पुट किया, और फिर उसका कैलकुलेशन करके निकाला। जितना निकाला हमने उसका रूट ओवर निकाला, क्यों, क्योंकि हमने जितना निकाला था ये किसका वैल्यू था, क्यू स्क्वायर का वैल्यू था, लेकिन हमें चाहिए था क्यू, इसलिए हमने उसका किया रूट ओवर। रूट ओवर करने के बाद हमारे पास आया उसका क्यू का वैल्यू। अब चले गए हम हमारे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के फॉर्मूला Q इज इक्वल टू एन में। हमें क्या मांगा था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब एन, एन यहाँ पर नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमने वहां पर पढ़ा था। अगर आपको नहीं मालूम पहला वीडियो जाके देख लो। तो अगर हमें एन निकालना होगा, एन निकालने के लिए हमें क्या करना है, एन इज इक्वल टू क्यू बाई ई। इसको अगर हम निकालेंगे, क्यू का वैल्यू था 3.2 इंटू 10 to the power -19, ई का वैल्यू था 1.6 इंटू 10 to the power -19, अगर डिवाइड करोगे तो आंसर आपका आएगा 2 इलेक्ट्रॉन्स। इज योर फाइनल आंसर। आई थिंक क्लियर। चलते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन के लिए, लास्ट क्वेश्चन। द डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इन हाइड्रोजन एटम, और सॉरी द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन, मैं सोच रहा हूँ हाइड्रोजन में दो कहाँ से आ गया। The distance between electron and proton in hydrogen atom is 5.3 into 10 to the power -11 meter. Determine the magnitude of the ratio of electrostatic and gravitational force between them. Okay. मतलब फिर से यहाँ पर ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक को जोड़ा जा रहा है, इसका रेशियो फिर से निकाला जा रहा है। हमने जैसे एक पहला क्वेश्चन किया था किसको, रेशियो को लेकर, अभी दूसरा क्वेश्चन वैसे ही करने वाले, देख लो भाई क्या ही करेंगे। पहले लिख लेते हैं क्या, एफ ऑफ ई क्या है, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, तो 9 इंटू 10 to the power 9 हमें मालूम है, और Q1 Q2 1.6 इंटू 10 to the power -19 इंटू 1.6 इंटू 10 to the power -19, ठीक है ना, सही। ओके 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 ओके, मैंने एक क्वेश्चन में शायद गड़बड़ किया था पहले, अगर आप उसको देखे होंगे अच्छे से तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर ना, यहाँ पर माइनस, अब मैंने सुनो फिर जाके ये कैलकुलेशन सही होगा। चलो अभी कहाँ पर कैलकुलेशन में देते हैं, हाँ यहाँ पर ये लिख दिया -19 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कितना है 5.3 इंटू 10 to the power -11 का स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करके आप निकालोगे तो 9 इंटू 10 to the power 1.6 लिख लो पहले,
इंटू 1.6 पहले लिख लेते हैं, इंटू 10 to the power जो 9 सबसे मतलब कट जुट के कितना बचता है, -47 डिवाइडेड बाय 5.3 इंटू 5.3। ये जो 47 सिर्फ यहाँ से यहाँ से नहीं आया है, इसमें इसका भी रोल है। इसमें से टोटल इन सबको कैलकुलेट करके कितना आया, 47 -47। तो इसका अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो 3 पॉइंट कितना आएगा, अबे -7, सॉरी 47 नहीं, -7, सिर्फ 7, 47 इसको होगा। निकालेंगे तो कितना आएगा वैल्यू, 0.82 इंटू 10 to the power -7। ये कहाँ पर आया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में। चलते हैं अब ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ। एफ ऑफ पी था, वो एफ ऑफ जी निकलेगा कितना, G m1 m2/r²। आपके जानकारी के लिए बता दूं, M1 M2 यहाँ पर दे रखेंगे, तो आपको कहीं ज्यादा जाके ढूंढने की जरूरत नहीं है। सिंपली जी का वैल्यू कितना है, 6.67 इंटू 10 to the power -11 इंटू 9.1 इंटू 10 to the power -31 इंटू 1.67 इंटू 10 to the power -27 डिवाइडेड बाय टोटल 5.3 इंटू 10 to the power -11। डिस्टेंस एज यूजुअल, ठीक है ना। इसका वैल्यू अगर आप निकाल रहे हो 6.67 इंटू 9.1 इंटू 1.6, 1.7 होगा सर। हाँ 1.7, 1.6 क्यों होगा भाई, 1. कितना होगा, 6.7 था ना, 6.7 होगा, डिवाइडेड बाय 5.3 इंटू 5.3, यहाँ पर आएगा 10 to the power -47, ठीक है, इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 to the power -47 न्यूटन। ये आपको कैलकुलेशन ये सब नीचे खुद से करना पड़ेगा, ये कैलकुलेशन का पार्ट आपको खुद से करना पड़ेगा। फिर चलो यहाँ तक पहले देख लेते हैं क्या क्या हुआ, बीच में क्या क्या हुआ। पहले हमने क्या किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाला, इसका फॉर्मूला था Q1 Q2/r²। जस्ट क्योंकि हमारा था इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में निकलना है, इन दोनों का वैल्यू सेम होता है, चार्जेस सेम हो। तो हमने क्या किया, सिंपली क्या का वैल्यू यहाँ पर पुट किया, Q1 पे इलेक्ट्रॉन का वैल्यू पुट किया, Q2 पे प्रोटॉन का वैल्यू पुट किया, क्योंकि इन दोनों के चार्जेस सेम है तो सेम सेम वैल्यू थे, और डिवाइडेड बाय r²। आर हमको गिवन था, इसलिए हमने इसका स्क्वायर कर दिया, और हमने यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन करके इसका वैल्यू निकाला। फिर हम चले गए एफ ऑफ जी, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर, उसके अंदर हमने अप्लाई किया कि उसका फॉर्मूला Gm1 m2/r²। M1 M2 हमको दे रखे थे क्वेश्चन में, तो हमने सिंपल यहाँ पर पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर मेथड यूज किया। जी का वैल्यू हमने पुट किया यहाँ पर 6.67 इंटू 10 to the power -11, और फिर M1 M2 का वैल्यू हमने पुट किया, फिर इधर डिवाइडेड बाय आर का वैल्यू एज यूजुअल जितना था उतना हमने पुट कर दिया। फिर इन सबका कैलकुलेशन करके हमारा वैल्यू निकल के आ गया। अब हमारा काम क्या है, फाइनली इलेक्ट्रोस्टैटिक टू मैग्नेटोस्टैटिक, मतलब जैसे ही वो जो प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, एफ ऑफ ई बाई एफ ऑफ जी। एफ ऑफ ई कितना निकला था, 0.82 इंटू 10 to the power -7 डिवाइडेड बाय एफ ऑफ जी कितना निकला, 3.6 इंटू 10 to the power -47 इज इक्वल टू 2.27 इंटू 10 to the power -39। ये आपका निकल के आता है आंसर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितने टाइम ग्रेटर देन है ग्रेविटेशनल फोर्स से, 10 to the power -39 टाइम ग्रेटर देन है ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो ये आपका है क्या आंसर, सही है। तो अगर आपको इन कॉन्सेप्ट से कहीं पर भी कुछ भी डाउट आ रहा है, कहीं पर समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट सेक्शन में आओ, लिखो कि ये समझ में नहीं आया, इसके ऊपर दूसरा वीडियो बनाओ, हम बनाएंगे।
लाइक करना मत भूलना। आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहां पर ज्वाइन हो जाओ, वहां पर आपको सारे मटेरियल्स मिलेंगे। ठीक है। लाइक करो, कमेंट करो, फीडबैक जरूर दो। सब्सक्राइब प्लीज कर लो। ठीक है ना। बेल आइकन एक होगा, उसको टूम करो। ठीक है ना। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ठीक है। समझिए। इतना तो आप कर ही सकते हो। Right? इतना ही कर लो। जितना पढ़ा रहे हैं बस उतना पढ़ लो, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। जितना पढ़ा है, जितना क्वेश्चन किया उतना कर लो, 90 प्लस आ जाएगा फिजिक्स में। लिख के ले लो। क्वेश्चन यहाँ यही से ही आएंगे। हाँ। बोर्ड्स के तो यूं ही आ जाएंगे। हाँ, जेई मेन नीट के लिए अलग अलग सेशन करेंगे, एक एक वीडियो, जैसे कि पहले से बोला था। ये मतलब आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक खत्म होता है, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक से क्या क्या क्वेश्चन, जो प्रोबेबल क्वेश्चन हो सकते हैं, आ सकते हैं एंट्रेंस में, उसका एक अलग वीडियो रहेगा। ठीक है ना। जितना पढ़ा रहे बस उतना पढ़ लो, आराम से होगा सिलेक्शन। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।